यह है यूएई, एक ऐसा मुल्क जो यह साबित करता है कि ताकत सिर्फ बंदूक से नहीं निकलती बल्कि तेल के कुएं के नीचे से भी निकल सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज के बीच स्थित यह मुल्क हाइड्रोकार्बन्स के रिजर्व से माला माल है। यह मुल्क अपने पड़ोसी देशों के बरक्स एक सेक्युलर गवर्नेंस मॉडल अपनाता है और यहाँ मुख्तलिफ मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग बसते हैं। जब यहाँ ऑयल डिस्कवर हुआ तो एमिरेटीज ने एक ही बात पर फोकस रखा, डाइवर्सिफिकेशन। आज हाइड्रोकार्बन्स यूएई की इकोनॉमी का सिर्फ 30% हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं। रियल एस्टेट, टूरिज्म और ट्रांसपोर्टेशन जैसी नई इंडस्ट्रीज उभर कर सामने आ चुकी हैं। हर साल यूएई रिकॉर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करता है। अब इसकी लीडरशिप का मकसद है कि अपने छोटे से साइज के बावजूद भी डिस्प्रोपोर्शनेट ताकत हासिल करे। यह स्टेट आहिस्ता आहिस्ता मिडिल ईस्ट के मैनहट्टन से बदलकर रीजन की लिटिल स्पार्टा बन गई है। मॉडर्न और हाईटेक सबवेज खरीदना और आसपास के इलाकों में कमांडो ऑपरेशंस करना इस पॉलिसी का हिस्सा है। अबू धाबी का ब्रिक्स में हाल ही में शामिल होना इसी एम्बिशियस सोच की एक वाजह मिसाल है। लेकिन इस लीग में शामिल होना बिना दुश्मन बनाए पॉसिबल नहीं। जब दुश्मन बनाने ही हो तो सही दुश्मन बनाने का फन सीखना पड़ता है। यूएई एक छोटा, स्टेराइल और वल्नरेबल मुल्क है। फ्यूचर हिस्टोरियंस शायद यूएई को स्पार्टा से कंपेयर करें, लेकिन यह तभी मुमकिन होगा जब यह डेकेड बखैरियत गुजरे। सिविलाइजेशन के क्रॉसरोड्स पर अरेबियन पेनिनसुला के साउथ ईस्ट में यूएई वाक़ है। यह एक फ्लैट और ड्राई कंट्री है। इसकी कोस्ट लाइन बिल्कुल वीरान है जो सैंड ड्यून्स में बदल जाती है और डेजर्ट रबल खाली बनाती है। इस मुश्किल एनवायरनमेंट में जिंदा रहना उतना ही कठिन है जितना किसी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का मुकाबला करना। मगर इसी एनवायरनमेंट में यूएई का एवोल्यूशन हुआ। अगर यूएई की हिस्ट्री पर नजर डालें तो 20th सेंचुरी में ब्रिटिश के जाने के बाद अल नाह्यान फैमिली की क़ियादत में मुकामी लीडर्स ने शाही खानदानों को एक यूनियन में इकट्ठा कर दिया। इस यूनियन से एक नया मुल्क क्रिएट हुआ, एक ऐसा मुल्क जो रीजनल पॉलिटिक्स और ग्लोबल इकोनॉमिक्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने और संभालने के लिए तैयार था। ऑयल की डिस्कवरी यूएई के लिए एक गेम चेंजर साबित हुई। इस डिस्कवरी ने यूएई को ग्लोबल ऑयल का एक बड़ा प्लेयर बना दिया। अगर इस कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो प्रेसिडेंसी का सिस्टम एक इलेक्टिव मोनार्की की तरह काम करता है, जहां शाही खानदान वोट डालकर प्रेसिडेंट का चुनाव करता है और यह बात तय है कि प्रेसिडेंट सिर्फ अल नाह्यान फैमिली से ही होगा। अल नाह्यान फैमिली ने ही ब्रिटिश के जाने के बाद इस यूनियन की क़ियादत संभाली थी। इस वक्त के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद हैं, जिनको MBZ भी कहा जाता है। जहां पूरा मिडिल ईस्ट पॉलिटिकली अनस्टेबल रहता है, वहां यूएई आज भी स्टेबल है और स्टेबिलिटी की अलामत समझा जाता है। लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बावजूद इस मुल्क का एक और बड़ा दुश्मन है, वह है यहाँ का मौसम। इस मुल्क का 1% से भी कम हिस्सा ऐसा है जिस पर खेती की जा सके। इस मुल्क के पास एक भी परमानेंट लेक या रिवर नहीं है। हिस्टोरिकली ऐसे स्टेराइल एनवायरनमेंट ने पास्ट में भी ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ को रोका है और नई जगहों पर यह जियोग्राफिकल सिचुएशन एक्सट्रीम पॉवर्टी का बाइस बनती है। लेकिन यूएई ने इसका हल निकाल लिया। इसकी कोस्ट के साथ ऑयल और गैस के बड़े बड़े रिजर्व्स मौजूद हैं। यूएई दुनिया के बड़े फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसर्स में से एक है। इसके पास दुनिया के ऑयल के 6% रिजर्व्स हैं और नेचुरल गैस के रिजर्व्स में दुनिया में 7th नंबर पर आता है। क्रूड ऑयल इस मुल्क की जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूट करता है। इस ऑयल ने यूएई को अमीर बनाया, लेकिन रिजर्व्स लिमिटेड हैं और इसी हकीकत को हुकूमत ने शुरू में ही समझ लिया था। इस वजह से यूएई की नेशनल पॉलिसी ने ऑयल और गैस रिजर्व्स पर डिपेंडेंसी को कम करने का फैसला किया। बिलियंस ऑफ डॉलर्स सॉवरेन वेल्थ फंड्स और इंडस्ट्रीज में लगाए गए। टूरिज्म और बैंकिंग पर भी इन्वेस्टमेंट की गई ताकि डाइवर्सिफिकेशन हो सके। लेकिन इस मुल्क के पास सबसे बड़ा एडवांटेज इसकी जियोग्राफी है। यह कंट्री पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी के बीच वाक़ है और इसकी लंबी कोस्ट लाइन अहम मैरीटाइम ट्रेड के दरवाजे खोलती है। इस प्राइम पोजीशन ने मुल्क को एक मैरीटाइम पावर हाउस में तब्दील कर दिया है, जहां जेबल आली दुनिया के सबसे बिजी कंटेनर पोर्ट्स में से एक बन चुका है। हर मौके को मैक्सिमाइज करने की कोशिश में यूएई ने अपने आप को एक प्रीमियर एयर ट्रैवल हब के तौर पर भी कायम किया। खास तौर पर दुबई ने नई बुलंदियों को छू लिया है। यहाँ दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल मौजूद है। इसी दौरान एमिरेट्स एयरलाइंस दुनिया के सबसे बड़े कैरियर्स में से एक बन गई है। मैरीटाइम और एरियल कनेक्टिविटी का यह संगम, साथ ही बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज जैसे लो टैक्सेस और एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी ने यूएई को एक फाइनेंशियल एपिसेंटर में बदल दिया, जिसे मिडिल ईस्ट का मैनहट्टन कहा जाता है। लेकिन एक एम्पायर कायम करने के लिए मजबूत लेबर फोर्स जरूरी है। मगर इस कदर बड़े डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए यूएई की सिटीजन पॉपुलेशन बहुत छोटी है। इस कमी को पूरा करने के लिए एमिरेटीज ने इंपोर्टिंग का सहारा लिया।
यह मुल्क साउथ और साउथ ईस्ट एशिया से वर्कर्स को कम्पिटिटिव सैलरीज देकर आकर्षित करता है ताकि वो अपने घर वापस अपने परिवार का सहारा बन सके। लेकिन काम के साथ सिटीजनशिप नहीं आती। एमिराती सिटीजन्स कुल आबादी का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। 9.3 मिलियन आबादी में से बस 1.1 मिलियन लोग ही अपने आप को एमिराती सिटीजन्स कह सकते हैं, बाकी सब फॉरेन लेबरर्स हैं। यह आइंदा के लिए एक मसला बन सकता है और यह यूएई को एक नेशन से ज्यादा एक स्टेट बना देता है। यूएई का सबसे बड़ा कारनामा सन 2024 में ब्रिक्स में एंट्री है। यह स्टेप न सिर्फ यूएई को राइजिंग पावर्स ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर की सफ में खड़ा करता है, बल्कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज के साथ कमर्शियल अरेंजमेंट्स के नए रास्ते भी खोलता है। फिर भी मिडिल ईस्ट में ओक जितनी मजबूत इकोनॉमी को भी हिफाजत की ढाल की जरूरत होती है। इसी मकसद के लिए एमिरेट्स अब रीजनल पॉलिटिक्स में एक सक्रिय किरदार निभा रहा है। यह सिर्फ हार्ड पावर को दिखाने का फ्लेक्स नहीं, बल्कि बदलते डायनामिक्स का जवाब भी है। 9/11 अटैक्स, जिनमें 2 एमिराती हाईजैकर्स शामिल थे, एक टर्निंग पॉइंट साबित हुए। अबू धाबी ने समझ लिया कि रीजनल इनएक्शन ने उसे फॉरेन एक्टर्स और इस्लामिस्ट ग्रुप्स के लिए नर्म निशाना बना दिया है। इसके जवाब में एमिराटीज ने अपनी टैक्टिक्स बदल ली और पॉलिटिकल इस्लाम को कुचलने के लिए ऑफेंसिव रवैया इख्तियार किया, चाहे वो अपनी सरहदों के अंदर हो या पूरे मिडिल ईस्ट में। अबू धाबी को खास तौर पर मुस्लिम ब्रदरहुड से सख्त नफरत है, जिसे एमिराती ऑफिशियल्स अरब स्प्रिंग भड़काने का जिम्मेदार ठहराते हैं। जहां भी मुस्लिम ब्रदरहुड उभरती है, वहां अबू धाबी का आयरन फिस्ट गिरता है। सबसे अहम मिसाल इजिप्ट है, जहां जब ब्रदरहुड से ताल्लुक रखने वाले प्रेसिडेंट को आजादाना चुनावों के जरिए कबूल किया गया, तो यूएई ने उस कूप को स्पॉन्सर किया जिसने उसे सत्ता से हटा दिया। मगर यह हार्डलाइन पॉलिसी सिर्फ डिफेंस तक महदूद नहीं रही और इसका मुकाबला भी सामने आया। एमिरेट्स की कतार के साथ तलखियां हैं, जिसने बिल्कुल उलटी पॉलिसी अपनाई और पॉलिटिकल इस्लाम को ओपनली सपोर्ट किया। सन 2017 का कतार ब्लॉकेड, जिसे सऊदी अरेबिया, बहरीन और इजिप्ट ने मिलकर लगाया, का मकसद कतार की रीजनल अलाइनमेंट को बदलना था। लेकिन आखिरकार यह नाकाम रहा और कतार बढ़ते मिडिल ईस्टर्न टेंशन्स के बीच एक नॉन अलाइंड एंटिटी बनकर रह गया। मगर ग्लोबल ऑर्डर में ऊपर उठने के लिए बड़े पावर्स के साथ चलना पड़ता है और एमिरेटीज ने यही किया। रीजनल सिक्योरिटी नीड्स और ग्लोबल पार्टनरशिप्स में बैलेंस बनाते हुए यूएई ने तमाम मेजर पावर्स के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत किए। चाइना के साथ यूएई ने मजबूत इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और सिक्योरिटी कनेक्शंस कायम कर रखे हैं। साथ ही अबू धाबी वॉशिंगटन के साथ मजबूत रिश्तों को रीजनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एंटीडोट समझता है। अमेरिकन इनिशिएटिव्स, अफगानिस्तान से लेकर लिबियन इंटरवेंशन तक में एमिरेट्स ने खुलकर सपोर्ट दिया, जिससे अबू धाबी रीजनल अफेयर्स में एक स्टेडफास्ट एलाई बन गया। बदले में यूएई ने यूएस से बायलैटरल सिक्योरिटी मांगी और कुछ हद तक यह कामयाब भी हुआ। सन 2017 में दोनों मुल्कों ने यूएस यूएई डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए, जिसने पहले से मौजूद एग्रीमेंट्स को कानूनी शक्ल दी और फ्यूचर कोऑपरेशन का रास्ता खोला। इस एग्रीमेंट के बाद यूएस ने आर्म्स सेल्स पेश की, जिसमें सन 2020 का $23 बिलियन का सौदा भी शामिल था, जिसमें ड्रोन्स और F-35 जेट्स दिए गए। अमेरिका के साथ मजबूत ताल्लुकात का मतलब है आर्म्स और सिक्योरिटी डील्स, और आर्म्स और सिक्योरिटी डील्स का मतलब है यूएई के सबसे बड़े खतरे ईरान के खिलाफ अपर हैंड। अबू धाबी ईरान को एक अनप्रिडिक्टेबल और डिस्टेबलाइजिंग ताकत समझता है। तेहरान का प्रॉक्सीज नेटवर्क हिजबुल्लाह से लेकर हूतीज तक ठीक उन्हीं ताकतों के साथ खड़ा है जिनका एमिरेट्स मुखालिफ है। यही जियोपॉलिटिकल बैकड्रॉप यूएई की सन 2015 की येमेन इंटरवेंशन की वजह बना। अरब कोalition का हिस्सा बनकर अबू धाबी ने ईरान बैक्ड हूथी रेबल्स को मिटाने की कोशिश की, लेकिन एमिरेट्स ने खुद ही अपने कदमों पर कुल्हाड़ी मार ली। सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट की बजाय एक सेपरेटिस्ट ग्रुप को सपोर्ट देकर यूएई ने अलायंस को 2 हिस्सों में बांट दिया और हूथीज पर से दबाव हल्का कर दिया। हालात यहाँ तक पहुँचे कि सन 2022 में यूएई को अपनी इन्वॉल्वमेंट घटानी पड़ी, यह समझकर कि यह कदम तो बस आयरानियन प्रॉक्सी को ही फायदा पहुँचा रहा है। फिर भी सच्चे प्रैग्मेटिक अंदाज में बायलैटरल टेंशन्स के बावजूद यूएई ईरान के साथ ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशंस बरकरार रखता है। यह ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक हेज है, न कि कोई मजबूत दोस्ती। एमिरेट्स की खुशकिस्मती यह है कि आयरानियन कंसर्न्स के समुंदर में वो अकेला नहीं तैरता। रीजनल काउंटरपार्ट्स, जिनमें सऊदी अरेबिया, बहरीन और इजराइल शामिल हैं, सबको ईरान की एडवेंचरस पोस्चरिंग और न्यूक्लियर एम्बिशंस पर एक जैसी फिक्र है। चूंकि अमेरिका कंटेनमेंट के लिए कोई भरोसेमंद बुलवर्क नहीं समझा जाता,
रीजनल पावर्स के लिए लोकलाइज्ड अलायंसेस बनाना दिन ब दिन ज्यादा अहम होता जा रहा है। इसी सिलसिले में सन 2020 के एब्राहम अकॉर्ड्स एक नायाब ओएसिस साबित हुए। पहली बार इन अकॉर्ड्स ने एमिरेट्स, बहरीन और इजराइल के बीच नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस कायम किए। यह कदम न सिर्फ यूएई को मिडिल ईस्टर्न जियोपॉलिटिक्स के सबसे आगे ले आया, बल्कि ईरान के खिलाफ एनहांस्ड सिक्योरिटी कोऑपरेशन का रास्ता भी खोल दिया। यहीं पर एमिराती स्टेटक्राफ्ट के खास फायदे साफ झलकते हैं। रियल पॉलिटिक पर जोर देने से ऐसे प्रैग्मेटिक अलायंसेस कायम हो पाते हैं जो हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस से आजाद रहते हैं। लेकिन गाजा कॉन्फ्लिक्ट की सुलगती आग इस नई यूनिटी को बिगाड़ने वाला फैक्टर बन सकती है। एमिरेट्स ने बाकी बहुत से अरब स्टेट्स की तरह अपना एम्बेसडर वापस नहीं बुलाया, लेकिन इजराइल का पोस्ट वॉर गाजा के लिए विजन मसला साबित हो सकता है। हालांकि तफसीलात अब भी धुंधली हैं, मगर टेल अवीव शायद वेस्ट बैंक मॉडल की तरफ झुक रहा है, जहां सिविक अफेयर्स डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज के हवाले हों और इजराइल सिक्योरिटी कंट्रोल अपने हाथ में रखे। एमिराती लीडरशिप मगर हमास की सख्त मुखालिफत करते हुए भी टू स्टेट सोल्यूशन को तरजीह देती है और गाजा की क़ियादत मोहम्मद डालिन के हाथ में देखना चाहती है, जो एक पूर्व पैलेस्टीनियन रिप्रेजेंटेटिव रह चुका है। यह मौकिफ उन अरब स्टेट्स की वसीयतर सोच को भी झलकाता है जिन्होंने इजराइल के साथ नॉर्मलाइज टाइज बनाए हैं। और चाहे यह मसला जिस तरह भी अंजाम पाए, इजराइल की लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की सबसे अहम जमानत यही है कि वो अपने रिश्ते वसीयतर अरब वर्ल्ड के साथ नॉर्मलाइज करे। नए एलाइज तक पहुंचना अब पहले से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है, खासकर जब पड़ोसी सऊदी अरेबिया के साथ दरारें उभर आई हैं। सऊदीज और एमिराटीज के बीच कंपटीशन अब टूरिज्म, ट्रेड और यहाँ तक कि स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसे अहम शोबों में भी डोमिनेंस की जंग को उजागर करता है। यह राइवलरी असल में इकोनॉमिक है, डिप्लोमेटिक एस्ट्रेंजमेंट नहीं। अबू धाबी का नया असर्टिव रवैया यह दिखाता है कि उसने मिडिल ईस्ट के अखाड़े में अपना झंडा गाड़ दिया है। अब वो सिर्फ एक तमाशबीन नहीं, बल्कि सीधे रीजनल इन्वॉल्वमेंट के नतीजों का सामना करेगा। हर डिप्लोमेटिक पिवट और इंटरनल चैलेंज के साथ एमिरेट्स एक राइजिंग पावर और टिकिंग टाइम बॉम्ब के बीच की पतली लकीर पर चल रहा है। फिर भी सूखे डेजर्ट ड्यून्स से लेकर फैलती हुई मेट्रोपोलिसेस तक यूएई ने रेजिलियंस और इनोवेशन की एक कहानी लिखी है। उसने न सिर्फ ग्लोबल स्टेज पर एक अहम जगह बनाई, बल्कि वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में कामयाब होने की कला को नई तशरीह दी। अपनी कामयाबी में एमिरेट्स यह साबित करता है कि वो बिना किसी तफरीकत के अपने पार्टनर्स के कैरेक्टर या प्रिंसिपल्स की परवाह किए बगैर हर तरह के रिश्ते निभाने के लिए तैयार है। आखिरकार पॉलिटिक्स का मॉरल से कोई ताल्लुक नहीं होता,